सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार के सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी विवादित मुद्दे पर सोच समझकर ही बयान दें। किसी भी मुद्दे पर बयान संयमित होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री की ओर से कड़े निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं, किसी भी मुद्दे पर सोच समझकर ही बयान देना है और खास तौर पर किसी भी विवादित मुद्दे पर सोच समझकर ही मंत्री बयान दें। ये मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रियों को हिदायत दी गई है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शैलेश, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद हर जगह बगावत भी देखने को मिल रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से भी ये कह दिया गया है अपने मंत्रियों को कि बयान बहुत सोच समझ कर दें। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इससे पहले पार्टी की तरफ से जितने भी प्रवक्ता हैं उनको सख्त हिदायत दी गई थी, निर्देश दिए गए थे। जब ये नुपुर शर्मा का प्रकरण हुआ उसके बाद तो देखिए पहले पार्टी के स्तर से सभी जो प्रवक्ता थे उनको निर्देश दिए गए थे और आप देखिए पिछले कई दिनों से इससे जुड़े हुए बयान देने में प्रवक्ता बच रहे हैं या फिर बहुत ही संयमित बयान दे रहे हैं। और उसी तरह से आज जब कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें सारे मंत्री देखिए मौजूद थे, तो वहां पर जो मुख्य चर्चा हुई हाल ही में जो दौरे करके आए उस पर भी हुई, आगे जो उपचुनाव है पर हुई। लेकिन जो अहम बात जब मुख्यमंत्री ने की तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मंत्री जो है वो देखिए सरकार का चेहरा है, पार्टी का चेहरा है और ऐसे में वो कोई भी बयान देते हैं तो उस सरकार का बयान बनाता है, पार्टी का बयान बनाता है, पार्टी की छवि, सरकार की छवि उससे जुड़ती है और माहौल जो होता है उसको वो भी बहुत निर्भर करता है उन बयानों पर। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सोर्सेस की माने तो ये कहा मंत्रियों से कि वो कोई भी बयान किसी भी विषय पर हो बहुत सोच समझ कर दे, संयमित दे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कोई विवादित बयान नहीं होना चाहिए किसी का, किसी भी बयान से सरकार या पार्टी की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। तो देखिए इस पूरे प्रकरण के बाद में पहले पार्टी की तरफ से और अब सोर्सेस की माने तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ ये कहा गया। और आपको बताएं कि आज ही जब कुछ मंत्रियों से हमारी इस बारे में वार्ता हुई कुछ बयानों को लेकर तो उन्होंने साफ कई चीजों पर बोलने से मना किया और बाद में ये चीज निकलकर सामने आई मंत्रियों से बात करने में कि उनको मनाही की गई है कि कोई भी विवादास्पद मुद्दे पर वो बयानबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार मंत्री भी जब बयान देते हैं तो कई बार उनका बड़बोलापन जो है वो सरकार के लिए भारी पड़ जाता है, वो सरकार की साख पर सवाल उठते हैं। ऐसे में ये सख्त हिदायत है कि कोई भी मंत्री बहुत सोच समझ कर बयान देंगे, कोई विवादित बयान ना हो, संयमित होना चाहिए उनका बयान और फैक्ट्स के साथ चीजें होनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। कोई मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए कि उस बयान को लेकर बाद में कोई विवाद खड़ा हो, किसी तरह की टिप्पणी हो या किसी को कोई मौका मिले किसी तरह से माहौल खराब हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। बिल्कुल शैलेश, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी अनुशासनात्मक पार्टी माना जाता है, तो क्या ये समझें पिछले दिनों जिस तरीके से हिंसा की अलग अलग तस्वीरें हमने देखने को मिली, देश का माहौल कैसा बना हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ऐसे में बयानबाजी भी खूब हो रही है। किसी भी सूरत में पार्टी की या सरकार की छवि खराब नहीं होनी चाहिए जनता के बीच। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों से जो माहौल देखने को मिल रहा है उसके बाद में अगर आप देखें तो जब पार्टी ने निर्देश दे दिए थे एक बार अपने प्रवक्ताओं को तभी से ये बदलाव देखने को मिलने लगा था। और आज जब मंत्रिपरिषद की बैठक में सोर्सेस के अनुसार मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश दे दिए हैं तो उसका असर भी आज ही दिखने लगा। क्योंकि इस बैठक के बाद जब हमने कुछ मंत्रियों से मुलाकात की और अलग अलग विषयों पर बात हुई तो उन्होंने कई मुद्दों पर बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों पर हम बात नहीं करेंगे और बाद में जब इस बैठक को लेकर चीजें अब निकलकर सामने आने लगी है तो ये भी सामने आया है कि साफ मना किया गया उन्हें कि कोई भी विवादास्पद मुद्दे पर बयान नहीं होगा, कोई विवादास्पद बयान नहीं होगा, संयमित बयान होंगे, नपे तुले बयान होंगे, फैक्ट्स पर होंगे, जो चीजें सही है। यानी एक एक बयान ये सोच कर दिया जाए कि उससे कोई माहौल ना खराब हो, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, किसी सरकार की या पार्टी की छवि खराब ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की। यूपी में हुई हिंसा में अब तक 350 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 गिरफ्तारियां हुई है।
सहारनपुर में हिंसा के 84 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में हुई हिंसा के 40 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हुई हिंसा में अब तक 350 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर पिछले शुक्रवार जिस तरीके से जगह जगह पर हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। कुल मिलाकर 350 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रयागराज से 92 गिरफ्तारियां हुई हैं, सहारनपुर से 84, मुरादाबाद हिंसा के करीब 40 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी में पिछले 2 शुक्रवार कानून व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं रहे, लेकिन अब 17 जून यानी कि अगले शुक्रवार को लेकर पुलिस विभाग पहले से ज्यादा अलर्ट है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर अब और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। हिंसात्मक घटनाएं केवल प्रयागराज में हुई थी, कुछ जनपदों में जरूर भीड़भाड़ एकत्रित हुई थी। अब तक इसमें 337 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए शासन स्तर से तथा पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी फील्ड के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है। वहाँ जिले के अधिकारियों को दे सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में भीड़ जमा करके बिना अनुमति के एकत्रित होकर पुलिस के ऊपर पथराव किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में पुलिस उपद्रव करने वालों के साथ बहुत ही सख्ती से निपटेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी मुख्यालय स्तर पे तथा सभी फील्ड के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके लेवल पे की जा रही है और इस पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। वहीं अब प्रयागराज में जहां हिंसा हुई थी, वहां से अब नगर निगम ईंट पत्थरों को हटा रहा है। अटाला इलाके में नगर निगम के दस्ते ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्थरों पर लगा ढेर साफ इशारा करता है कि बड़ी साजिश रची गई थी। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पर एक बार फिर से सरकार का बुलडोजर पहुंचा है। हालांकि जो बुलडोजर आया है आज वो तोड़फोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि गलियों में पड़े हुए उन ईंट व मलबों को हटाने के लिए आया है, जिनका इस्तेमाल शुक्रवार को हिंसा के दौरान किया गया था। देख सकते हैं कि गलियों में किस कदर ईंट व पत्थर इकट्ठा किए गए थे और अकेले एक जगह का ये नज़ारा हम नंबर के साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ईंट हमने ये दिखाई, ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र में भरकर ईंट को हटाया जा रहा है। और इसके पीछे की जो गली है यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि इसी तरह से ईंट पत्थर पड़े हुए थे। ये हमारे बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ एक गली है, बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी ईंट पुराने पत्थर जो हैं उन्हें इकट्ठा करके रखा गया था। हिंसा के बाद पहली बार हम उन गलियों में आ पहुँचे हैं जहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। कई घंटे तक हालात बेकाबू बने हुए थे इन इलाकों के, और जो तस्वीरें देखने को मिली है, जिस तरीके से ईंट पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, वो ये साफ बयां कर रहा है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश थी और कोई 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने ईंट पत्थरों को इकट्ठा किया है। सरकारी अमले का कहना है कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर जगह जगह ईंट पत्थर क्यों इकट्ठा करके रखे गए थे, इसके पीछे कौन लोग थे, और जिन लोगों का नाम सामने आएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब बात प्रयागराज हिंसा की, जहां हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम पर बुलडोजर एक्शन के बाद जांच जारी है। इस बीच आरोपी जावेद पम की बेटी ने ट्विटर पर लोकेशन की जगह लिंचिस्तान लिखकर सबको चौंका दिया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। तो वहीं प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पम की बेटी ने ट्विटर पर लिंचिस्तान लिखा है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी का परिवार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड की बड़ी बेटी जहां सवालों के घेरे में है, ट्विटर अकाउंट पर लिंचिस्तान लिखने से शक के दायरे में आ चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर एबीपी गंगा ने आफरीन की छोटी बहन सुमैया फातिमा से बातचीत की, सुनिए। देखिए, हम लोग अदालत जा चुके हैं, हम लोग
उन्हें हाई कोर्ट में भी पिटिशन कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी करने का पूरा इरादा रख रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ हर एक चीज़ जो हुई है वो हर एक चीज़ इलीगली हुई है। ना ही घर की, फादर की, मेरे साथ जो हुआ हर एक बात इलीगली इन्होंने करा है और सब कुछ फैब्रिकेट करने की जिस तरह कोशिश कर रहे हैं वो सब बात हम रखेंगे इस कोर्ट में, क्योंकि वही एक न्याय की जगह जो हमें दिखाई दे रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम लोग के साथ जो हुआ है वो मतलब एकदम से फैब्रिकेट और फ्रेम करने की ऐसे लग रहा है कि कोशिश की गई है हमारी फैमिली को। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसएसपी अजय कुमार ने बड़ा बयान दिया। एसएसपी ने साफ कहा कि साजिश रचने वालों के इस हिंसा में बड़े पैमाने पर कम उम्र के छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे कर उनसे पत्थरबाजी कराई। इन बच्चों का इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पूरी तरह से शांति है। एहतियात के रूप में फोर्स लगा हुआ है और इसलिए लगा हुआ है कि कोई शरारती या खुराफाती तत्व इसमें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। अब खबर संभल से है, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की और बिना नक्शे के बन रहे कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही 4 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की भी कार्रवाई की गई है। देखिए तस्वीर हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। 4 जगहों पर अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। संभल से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और अब बात कानपुर हिंसा की। मामले में जांच कर रही पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को 2 दिन पर रिमांड पर रहने के बाद अब 5 दिन की रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन की रिमांड में पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ करना चाहती है। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी सीधे जांच में शामिल होंगे। खबर यह है कि पूछताछ के दौरान ही जफर और उसके साथियों ने मशहूर बिरयानी वाले और संदिग्ध बिल्डरों के नाम बताए हैं। तो वहीं एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ है कि हिंसा के लिए उन्नाव से बुलाई गई भीड़ ने हिंसा फैलाई थी। यही वजह है कि पोस्टर जारी करने के बाद भी उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पाई, जिसके लिए अब अलग से टीम बनाई गई है। वहीं कानपुर हिंसा में उन्नाव से लाई गई भीड़ को लेकर जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर यूपी में शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। अब खबर कासगंज से है, जहां अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार ने शांति समिति की बैठक कर सभी समुदाय से लोगों से अपील की पुलिस कार्यालय में बैठकर शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए, जिसको लेकर चर्चा भी की। आज हमारे रेंज में गंजडुंडुनवाड़ा जो कि एक पुराना कस्बा है, वहाँ पर आज एक मीटिंग की गई, जिसमें कि आम आदमी के साथ जो सामान्य हमारे पब्लिक के लोग थे और जो जिम्मेदार नागरिक थे उनके साथ एक संवाद बनाया गया। जनपद के सभी पुलिस अधिकारी, एसपी साहब, एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी समुदाय, धार्मिक गुरु, सभी लोग, और उन सबसे जो सरकार की नीति है उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद फैली हिंसा के बाद अब जालौन में पुलिस अलर्ट हो गई है। जालौन में पुलिस ने दंगा नियंत्रण मॉक रिहर्सल किया। इस दौरान बलवाइयों और दंगाइयों को खड़ा कर भीड़ नियंत्रित करने की रिहर्सल की गई। टीम को यह भी बताया गया कि कैसे आंसू गैस के गोले, फायर टीम, एम्बुलेंस, पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जाता है। मॉक ड्रिल में एसपी जालौन रवि कुमार समेत पुलिस लाइन के कई जवान भी शामिल रहे। देखिए, ये दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिस के जो है बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा भी है और साथ ही साथ
लोगों को ये प्रदर्शित भी करना है कि पुलिस हमारी हमेशा तत्पर है, तैयार है किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। और ये लोगों के प्रदर्शन के लिए भी है, साथ ही साथ हमारी आरटीसी की ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और दंगा नियंत्रण अभ्यास एक जो हमारी दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, उसका भी हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करते हुए, सन्निहित करते हुए ये दंगा नियंत्रण का अभ्यास यहाँ पर उरई थाना क्षेत्र में किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस लाइन के भी लड़के हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां अपराधियों में पुलिस का खौफ साफ देखा जा सकता है। मंगलवार को एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने कभी अपराध न करने की कसम खाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शाहपुर थाने के इस हिस्ट्री शीटर बदमाश सनव्वर पर लूट, चोरी और डकैती जैसे लगभग 1 दर्जन मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं। कार्यालय पे सनव्वर ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर का हिस्ट्री शीटर है। वो सब भ्रांत लोगों के साथ और अपने पारिवारिक जन के साथ आया और उसने कहा कि मैं अब कोई जुर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहता हूँ। यदि मैं कभी इस तरह की गलती करते पाया जाऊँ तो मुझे कठोर दंड दिया जाए और मुझे संभलने का एक मौका दिया जाए। उसको बताया गया है कि अगर आप नेक चलनी से चलोगे, अपना काम करोगे, हम आप पर निगरानी रखेंगे। यदि आप कोई भी अपराध या किसी भी घटना में लिप्त नहीं रहोगे तो अनावश्यक रूप से पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने शिवसेना के कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का खुला विरोध किया है। राजू दास ने आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को पूरी तरीके से राजनीतिक बताते हुए काले नेमी की संज्ञा दी है। राजू दास ने कहा कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। उनके ऊपर आतंकवादी वाला कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। आदित्य ठाकरे अयोध्या जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? ठाकरे का शिवसेना का दौरा राजनीतिक नहीं होगा। आप देखिए जिस प्रकार से अयोध्या होल्डिंग से पट गई, क्या राजनीतिक दौरा नहीं है? अयोध्या आकर क्या संदेश देना चाहते हैं? और यहाँ तक देखिए, मुझको तो जानकारी ये भी है कि वो संजय राउत कल नया घाट पे थे और सरजू आरती में शामिल भी नहीं हुए। कहने का मतलब ये शुद्ध रूप से कालेमी लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब बात योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे अहम है कि कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 15 जून यानी कि कल से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे, जिसके तहत समूह क के अधिकारियों के जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे करने पर तबादला होगा। इसके अलावा समूह ग और घ के कर्मचारियों का 10% तक ट्रांसफर होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये ट्रांसफर ऑनलाइन मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। वहीं कृषि, उच्च शिक्षा, अव्यवस्थापना समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली। बुजुर्ग परिवार का मुखिया अगर अपने जीते जी अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में देता है तो उसको क्रय विक्रय के तर्ज पर पूरा स्टाम्प देना पड़ता है। उस पर बाजार मूल्य का स्टाम्प छूट कर दिया गया है, केवल 1 टाइम 5,000 रुपया। घर में सौहार्द का वातावरण, घर घर में झगड़ा खत्म। माना आपकी प्रॉपर्टी आप दे देंगे दान में तो स्टाम्प पूरा लगता है, जैसे न कोई नया व्यक्ति घर के अंदर आ रहा है, न जा रहा है, न पैसे लेन देन हुआ। लेकिन गोमती नगर मकान अगर आपका है, कीमत अगर 5 करोड़ रुपये है तो 35 लाख स्टाम्प लगता था, वह केवल 5,000 लगा। 21 फैसले हुए हैं मंत्रिपरिषद के और सारे फैसले तय हो गए। ये सचान साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 20 से ज़्यादा फैसले थे, उस पर आज चर्चा हुई है और इस स्थानांतरण नीति की भी वो जानकारी दे रहे हैं कि उस पर भी मुहर लगी है। ये हमारे विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था। जनपद प्रयागराज में कुछ जर्जर भवन थे, लगभग 113 ऐसे विद्यालय थे जिनको ध्वस्त करके और नई बिल्डिंग पे बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, तो उसके लिए माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास हुए। आज कितने प्रस्ताव? 17 लाख। और अब बात अगली खबर की। बहुत जल्द यूपी समेत देश भर में रोजगार की बहार आने वाली है। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्ती का ऐलान किया, तो वहीं यूपी में बहुत जल्द पुलिस विभाग में 40,000 भर्ती निकलने वाली है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के इस नौकरी वाले उपहार पर विरोधियों ने सवाल भी उठाए हैं।
वहीं बस्ती पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए, बीजेपी को अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितना वादा किया था नौकरी का। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 100 दिन में न जाने कितनी नौकरी दे देंगे, वो आप क्यों भूल जाते हो? आप उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र उठाइए, 70 लाख नौकरी देने की बात की, दूसरी सरकार बन गई, कहाँ 70 लाख नौकरियाँ हैं? जो सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही हो, LIC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिकने जा रही है या नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनसे कैसे आप भरोसा करोगे कि नौकरी दे देंगे? जो कभी समाजवादी सरकार में नौकरियां निकली थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो सोचिए 5 साल जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे हो, नौकरियां नहीं पूरी कर पा रहे, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि लाखों नौकरियां दे देंगे? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।